फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए कर रही हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसकी सेकंड पार्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। आप वहां जाकर उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। या फिर कहें इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने के पहले हमें संस्कृति और सभ्यता में अंतर समझना होगा। संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। जब हम इन्हें समझ लेंगे, जब हम संस्कृति और सभ्यता को समझ लेंगे, तब हम सिंधु घाटी सभ्यता को समझ पाएंगे। तो बात करते हैं सभ्यता की। सभ्यता जो मानव निर्मित आकृतियां हैं, जो मानव निर्मित आकृतियां हैं, जैसे मकान, सड़क, भोजन आदि, इसे सभ्यता कहते हैं। जो मानव के द्वारा निर्माण किए गए हैं उसे हम सभ्यता कहते हैं। अब हम बात करें संस्कृति की। संस्कृति की बात करें तो इस सभ्यता में जो लोग रहते होंगे, इस सभ्यता में जो लोग रहते होंगे, उनकी कुछ लिपि होती होगी, उनका धर्म होता होगा, या फिर कहें कि उनके द्वारा किए गए कार्य को भी हम संस्कृति कह सकते हैं। इसे भी हम संस्कृति कह सकते हैं। संस्कृति एक प्रकार की आत्मा होती है। अब हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, किसे किस किस नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जैसे सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, और सिंधु सभ्यता। के नामों से हम इसे जानते हैं, इन नामों से इसे जाना जाता है। बात करें सिंधु सभ्यता की, तो इसे सिंधु सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं। सिंधु सभ्यता नदी के किनारे विकसित होने से हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें हड़प्पा सभ्यता। जब इसकी खोज की गई, जब इस सभ्यता की खोज की गई, तब से पहले जो नगर खोजा गया हड़प्पा, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कांस्य युगीन सभ्यता की, तो इस सभ्यता में जो लोग रहते थे वो सबसे ज्यादा कांसे का उपयोग किया करते थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता नदी के आसपास विकसित होने के कारण इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता अपने समय की सबसे आधुनिक और सुविकसित सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही सुनियोजित और सुविकसित शहरों में, या फिर कहें कस्बों, नगरों में रहा करते थे, जहां बड़े बड़े भवन हुआ करते थे, महान स्नानागार हुआ करता था, कच्ची पक्की ईंटों के बने घर होते थे, चौड़ी सड़कें होती थीं,
साथ ही इस सभ्यता के लोग हथियार, आभूषण, मूर्तियां, बर्तन और काव्य, चांदी, कांसे आदि का उपयोग किया करते थे। इन सभी चीजों का उपयोग ये किया करते थे। नेक्स्ट हम बात करें इस सभ्यता से पहले, इसे हम प्राचीन सभ्यता कहते हैं। जब यह सभ्यता की कोई खोज नहीं हुई थी, या फिर कहें जब यह सभ्यता नहीं खोजी गई थी, तो इसके पहले प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता को माना जाता था। वैदिक सभ्यता को ही प्राचीन सभ्यता माना जाता था। सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक सभ्यता को ही कहा जाता था। लेकिन जब इस सभ्यता की खोज की गई, इसके साक्ष्य मिले, इसको खोजा गया, तो यह पता लगा कि यह सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है। यह सबसे पुरानी सभ्यता है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता को प्राचीन सभ्यता ना कहकर सिंधु घाटी सभ्यता को ही प्राचीन सभ्यता माना गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण के बारे में। सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड था उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें ईसवी और ईसा पूर्व के बारे में। ईसवी और ईसा पूर्व के बारे में। ईसवी को हम ईसा पूर्व को हम बीसी और ईसवी को हम एडी कहते हैं। एडी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसके बाद से जो समय चला उसे हम एडी कहते हैं। और बीसी ईसा मसीह के जन्म के पहले जो समय था उसे हम बीसी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इनके टाइम पीरियड की। तो एच हेरास के अनुसार बात करें हम नक्षत्रीय स्थिति में, तो 6000 ईसा पूर्व जैसा कि ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय है। अब हम बात करें माधव स्वरूप वत्स के अनुसार। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार इन्होंने कहा 3500 से 2700 तक। इन्होंने 3500 से 2700 तक इसका टाइम बताया। अब हम नेक्स्ट बात करें जॉन मार्शल के अनुसार। तो जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 तक बताया। जॉन मार्शल ने इसका टाइम पीरियड 3250 से 2750 तक बताया। नेक्स्ट हम बात करें अर्नेस्ट मैकी के अनुसार। इन्होंने 2800 से 2500 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड बताया। नेक्स्ट हम बात करें मार्टिमर व्हीलर के अनुसार। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार इन्होंने 2500 से 1500 तक सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड बताया। अब हम बात करें रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार। रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार इसका टाइम पीरियड 2350 से 1750 बीसी तक रहा। रेडियो कार्बन पद्धति है क्या? सबसे पहले हम इसको जानें कि रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति
से जीवाश्म एवं पुरातात्विक वस्तुओं की उम्र का पता लगाया जाता है। जैसे हमें किसी भी पुरानी वस्तु का पता लगाना है तो हमें रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा उस वस्तु का हम यह कितनी पुरानी है इसका हम पता लगा सकते हैं। तो रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड बताया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति की। सबसे पहले हम बात करें पूर्व की, ईस्ट की। तो ईस्ट में आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो यह है यूपी मेरठ में है। नेक्स्ट हम बात करें पश्चिम की, वेस्ट की। तो कांगेडोर जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है। इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। जिस पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का विवाद चल रहा है अभी वर्तमान में, जिस पर विवाद चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। नेक्स्ट हम बात करें उत्तरी दिशा की। नॉर्थ की बात करें तो मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और इसकी वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो यह जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दक्षिण साउथ की। तो दायमाबाद, जो कि प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। और इसकी वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। महाराष्ट्र अहमदनगर जिले में स्थित है। प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। ये तो थी हमारी भौगोलिक स्थिति। सबसे ज्यादा जो नगर खोजे गए, वो इंडिया में 975 नगर खोजे गए। नेक्स्ट हम बात करें पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में 425 नगर ही केवल खोजे गए हैं। नेक्स्ट बात करें हम अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में केवल 2 नगर 2 स्थल ही खोजे गए हैं।
975 स्थल इंडिया में खोजे गए, 425 स्थल पाकिस्तान में खोजे गए और 2 स्थल अफगानिस्तान में खोजे गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लिपि। आजादी के पश्चात भारत में सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। गुजरात में सर्वाधिक स्थल खोजे गए। अब हम बात करते हैं लिपि की। तो सिंधु लिपि या सैंधव लिपि या इसे हड़प्पा लिपि भी कहते हैं। लिपि की बात करें तो सिंधु लिपि, हड़प्पा लिपि या सैंधव लिपि भी कहते हैं। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में सबसे पुराना नमूना मिला था। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक होती है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक होती है। भाव चित्रात्मक जैसे कि अगर हमें किसी व्यक्ति से कोई बात करनी है बिना कुछ कहे, अगर उसने आपसे कुछ बोला और आपने मुस्कुरा दिया तो वो उस चीज को समझ जाएगा कि आप खुश हैं, हमसे बात करके खुश हैं। या फिर बात करें आप व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहे हैं तो आप मुस्कुराती हुई इमोजी को अगर आप सेंड करेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप खुश हैं उससे। या फिर कोई और इमोजी गुस्से वाली सेंड करेंगे तो वो समझ जाएगा कि गुस्सा हो आप उससे, है ना। तो इसी तरह से उस टाइम भी जो लिपि होती थी वह भाव चित्रात्मक होती थी। लोग उसे समझ जाते थे, पढ़ नहीं पाते थे लेकिन समझ जाते थे। नेक्स्ट हम बात करें कि सिंधु लिपि के जो साक्ष्य मिले हैं उनकी पहली लाइन बाएं से दाएं और दूसरी लाइन दाएं से बाएं की तरफ चलती थी। बाएं से दाएं, इससे ब्रह्म लिपि या देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म लिपि की उत्पत्ति हुई है। जो हम हिंदी लिखते हैं लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हैं तो ये वही है। अब हम बात करते हैं कि दाएं से बाएं की ओर, तो इसे हम इससे खरोष्ठी लिपि या फिर कहें उर्दू की उत्पत्ति हुई है। जो उर्दू लिखी जाती है वह दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। इतना आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थल। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। जो स्थल खोजे गए हैं उन सभी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो स्थल खोजा गया वह हड़प्पा है। हड़प्पा शहर सबसे पहले खोजा गया। हड़प्पा शहर 1921 में खोजा गया और इसकी खोज राय बहादुर
की खोज राय बहादुर दयाराम शाही ने 1921 में की थी। अब हम बात करें वर्तमान स्थिति की। इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो यह पंजाब के मोंटेगोमेरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जब खोजा गया तो खोजते समय जो साक्ष्य मिले, जैसे मोहरें, जब हड़प्पा की खोज की गई तो जो हमें साक्ष्य मिले जैसे मोहरें, कब्रिस्तान, मछुआरे का चित्रांकित बर्तन, कांसे का सिक्का, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि यह कांसे का प्रयोग अधिक किया करते थे और इन्हें लोहे का कोई भी ज्ञान नहीं था। लोहे का कोई भी साक्ष्य हमें इनकी खोज करते समय नहीं मिला है, तो इन्हें लोहे का, हम कह सकते हैं कि इन्हें लोहे का कोई ज्ञान नहीं था। शंख, बालू पत्थर की बनी 2 मूर्तियां, अनाज के भंडार के कमरे, गेहूं प्राप्त हुए, कतार से बने श्रमिक आवास आदि साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिले हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। इसे हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यह सिंधु नदी के किनारे ही बसा हुआ है। इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें की जाए अगर तो यह सिंध पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। पाकिस्तान के लारकाना जिले में यह स्थित है। अब हम बात करेंगे साक्ष्य कि मोहनजोदड़ो को खोजते समय हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो सूती कपड़े के अंश, महास्नानागार, पुरोहितों के आवास, तावे के ढेर, और कांसे से बनी नर्तकी की नग्न मूर्तियां। पशुपति
शिव का साक्ष, घोड़े के दांत, सेलखड़ी की बनी बाट, चिमनी, साधु की मूर्ति आदि साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। नेक्स्ट है कालीबंगन। इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष कालीबंगन की खोज 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा तथा 1960 में बी के थापर के द्वारा की गई थी। कालीबंगन की खोज 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा और 1960 में बी के थापर के द्वारा की गई थी। अब हम बात करें कालीबंगन का अर्थ, तो काले रंग की चूड़ियां मिलने के कारण, काले रंग की चूड़ियां मिलने के कारण इसका नाम कालीबंगन पड़ा। इसकी वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो यह राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे यह स्थित है। हमने ये 3 शहर पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट चंदूहड़ो, लोथल, आलमगीरपुर, रोपड़, सुतोंगेडोर, धोलावीर, राखीगढ़, कोट दीजे, आलमदहिनो, कुणाल, अलीमुराद, रंगपुर शहरों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।